नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक केंद्रित 2 पहलों का वर्चुअल माध्यम से प्रारंभ किया। खुदरा प्रत्यक्ष योजना से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की शिकायत निवारण प्रणाली की ताकत लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना के माध्यम से इस दिशा में बड़ा योगदान होगा। विदेशी यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी हो गए हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 110 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारत बायोटेक के कोवैक्सिन को तीसरे चरण के परीक्षणों के बाद कोविड के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाया गया। तमिलनाडु के वर्षा प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी। महात्मा गांधी की आकाशवाणी में आगमन की स्मृति में आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र ने कहा, 1,500 भारतीय तीर्थयात्री इस गुरु पर्व पर पाकिस्तान जाएंगे। ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आज समापन और 2020 क्रिकेट विश्व कप का खिताबी मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं कनकलता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो 2 ग्राहक संबंधी नवाचार योजनाएं, खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजनाएं शुरू की गई हैं, उनसे देश में निवेश की संभावना बढ़ेगी और निवेशकों के लिए जमा पूंजी बाजार से राशि उपलब्ध करना आसान और सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना के माध्यम से छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना आसान होगा। इसी तरह एकीकृत लोकपाल योजना, एक राष्ट्र एक लोकपाल का सिद्धांत वास्तविक रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि इससे बैंक ग्राहकों की सभी शिकायतों का बिना किसी परेशानी के समय पर समाधान हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति इस बात से है कि वो कितना मजबूत, संवेदनशील और समाधान तंत्र कितना सक्रिय है। मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में कितने मजबूत हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, वही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली। देश के विकास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की अहम भूमिका से आमतौर पर लोग परिचित हैं। विशेष रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि अभूतपूर्व निवेश के मामले में छोटे निवेशकों के प्रयास और सहयोग का बहुत अधिक महत्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक मध्यम वर्ग के लोगों, छोटे व्यापारियों, वरिष्ठ नागरिकों और लघु बचतकर्ताओं को सरकारी प्रतिभूति बाजार में निवेश के लिए म्यूचुअल फंड और जीवन बीमा का माध्यम अपनाना पड़ता था। अब समाज के बड़े वर्ग के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे तौर पर निवेश करने और देश की संपदा में बढ़ोतरी करना सरल हो गया है।
श्री मोदी ने कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों में समाधान की पूरी गारंटी का प्रावधान है और छोटे निवेशकों के निवेश पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में लोगों का संयुक्त प्रयास बताया है। आज फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ईज ऑफ एक्सेस भारत की पहचान बन रही है। आज अलग अलग पेंशन योजनाओं के तहत समाज का हर व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली पेंशन की सुविधा से जुड़ सकता है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 38 करोड़ कंट्रीमैन 2-2 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। देश के करीब करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस की सुविधा पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार और वित्तीय मंत्रालय ने संयुक्त रूप से लोगों की सुविधा संबंधी निर्णय लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल newdelhiairport.in पर स्वघोषणा पत्र भरना होगा। उन्हें कोविड की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी पोर्टल पर डालनी होगी। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 110 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 53 लाख 81 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कल कोविड के 12 हजार से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.26% है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 121 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी लिमिटेड ने दावा किया है कि तीसरे चरण के आंकड़ों के अनुसार कोवैक्सीन कोविड के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाई गई है। कोवैक्सीन की 2 खुराक लेने के 2 सप्ताह बाद मजबूत एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। कोविड के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों में ये टीका 93% से अधिक प्रभावी पाया गया। जर्मनी में कोविड महामारी शुरू होने के बाद पहली बार एक दिन में 50,000 से अधिक मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कल 50,196 नए कोविड संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई। जर्मनी में कोविड महामारी की शुरुआत से अब तक 49 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में लोगों को लगातार बारिश से आज राहत मिल गई है। वर्षा प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। बांधों और जलाशयों से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। वर्षा से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज चेन्नई नगर निगम में 200 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का उद्घाटन किया। वे स्थिति का जायजा लेने के लिए वर्षा प्रभावित चेंगलपट्टू जिले का दौरा कर रहे हैं। 15 नवंबर को सांबा सीजन बंद होने के कारण किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिण तटवर्ती आंध्र के कुछ भागों में भारी वर्षा के मद्देनजर राज्य सरकार ने श्री पोट्टी रामुलु, नेल्लोर, चित्तूर, प्रकाशम और वाईएसआर कडप्पा जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की है और उन्हें स्थिति सामान्य होने तक पूरी तरह सतर्क रहने को कहा है। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। ये दिवस वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली आगमन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। 70 वर्ष पहले ये दीपावली का दिन था जब महात्मा गांधी विभाजन के बाद भारत आए शरणार्थियों से मिलने हरियाणा के कुरुक्षेत्र नहीं पहुंच सके। तब उन्होंने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश देने का निर्णय लिया। 12 नवंबर 1947 को गांधी जी ने आकाशवाणी से पहली और अंतिम बार लोगों को संबोधित किया था। गांधी जी ने कहा था कि उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम को ईश्वर की चमत्कारिक शक्ति के रूप में देखा। गांधी जी ने अपना संबोधन ये कहकर शुरू किया कि परेशानियों का सामना कर रहे मेरे भाइयों और बहनों, मैं नहीं जानता कि सिर्फ आप या और भी लोग मुझे सुन रहे हैं। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे सोच लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं, लेकिन ये हो नहीं सकता था। तो घनश्याम दास जी ने शायद सूचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली से आज दोपहर बाद 3 बजे एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसे एफएम गोल्ड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर सुना जा सकता है। इसे देखते हुए आज एफएम गोल्ड पर मनी मैटर्स कार्यक्रम दिन के 3 बजे की जगह 3:50 पर प्रसारित होगा। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक केंद्रित 2 पहलों का वर्चुअल माध्यम से प्रारंभ किया। खुदरा प्रत्यक्ष योजना से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की शिकायत निवारण प्रणाली की ताकत लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना का इस दिशा में बड़ा योगदान होगा। विदेशी यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी हो गए हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 110 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को तीसरे चरण के परीक्षणों के बाद कोविड के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाया गया। तमिलनाडु के वर्षा प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी। महात्मा गांधी की आकाशवाणी में आगमन की स्मृति में आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र ने कहा, 1,500 भारतीय तीर्थयात्री इस गुरु पर्व पर पाकिस्तान जाएंगे। ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आज समापन और 2020 क्रिकेट विश्व कप का खिताबी मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस साल गुरु पर्व पर 1,500 तीर्थयात्री पाकिस्तान जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आशा व्यक्त की है कि पाकिस्तान श्रद्धालुओं के इस दल की यात्रा को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते सुगम बनाएगा। In view of the significance of Guru Purab and the sentiments associated with it, it has been decided that a jatha of around 1,500 pilgrims will visit Pakistan from November 17 to 26 this year via the Atari Wagha ICP. This visit is covered under the 1974 bilateral protocol between India and Pakistan on visits to religious shrines. The pilgrims are scheduled to visit Gurudwara Shri Darbar Sahib, Gurudwara Shri Panja Sahib, Gurudwara Shri Dehra Sahib, Gurudwara Shri Nankana Sahib, Gurudwara Shri Kartarpur Sahib and Gurudwara Shri Sacha Sauda. ग्लासगो में चल रहे कॉप जलवायु शिखर सम्मेलन का आज समापन हो रहा है। सम्मेलन में जलवायु के लिए धन जुटाने, जलवायु अनुकूलन को मजबूत करने, प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण तथा वैश्विक तापमान में वृद्धि को कम करने से संबंधित पेरिस समझौते के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए चर्चा हुई। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा और अक्षय ऊर्जा के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% पूरा कर लेगा। जलवायु वित्त के बारे में श्री मोदी ने कहा कि जलवायु से निपटने के लिए आवश्यक धनराशि
पूरी नहीं हुई है और जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित देशों को जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए वायदे खोखले ही साबित हुए हैं। जब हम सभी क्लाइमेट एक्शन पर अपने एम्बिशन बढ़ा रहे हैं, तब क्लाइमेट फाइनेंस पर विश्व के एम्बिशन वहीं नहीं रह सकते जो पेरिस एग्रीमेंट के समय थे। आज जब भारत ने एक नए कमिटमेंट और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, तो ऐसे समय में क्लाइमेट फाइनेंस और लो कॉस्ट क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराए। श्री मोदी ने ग्लासगो शिखर सम्मेलन में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का शुभारंभ किया था। इस पहल में एक वैश्विक ग्रिड स्थापित किया जाएगा जो सौर ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम होगा। जलवायु वित्त पोषण पर अमीर राष्ट्र अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत पाणिग्राही ने जलवायु वित्त पोषण के बारे में बात की। The most important question of the hour is the climate finance, and if the finance comes, both the adaptation and mitigation related issues can be taken. Technology transfer will flow, and it is a very substantial requirement because in 2009 in Copenhagen, the developed world pledged $100 billion per year. Prime Minister Modi in his speech also mentioned that we require a $1 trillion climate finance support. We are doing the best. अमेरिका एक सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों के शिखर सम्मेलन COP26 के सिलसिले में आकाशवाणी से विशेष श्रृंखला COP26 एक्सप्लेनर का प्रसारण किया जा रहा है। इसके तहत हम प्रतिदिन संबंधित विषयों का उल्लेख करते हैं। आज हम बात करेंगे जलवायु कार्रवाई के जरिए महिला सशक्तिकरण के बारे में। महिलाएं और बालिकाएं धरती की आबादी में 51% से अधिक हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटते समय हमें महिलाओं के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे लिंग असमानता दूर करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की मिशन निदेशक करेन क्लिमवस्की ने कहा कि एजेंसी भारत सरकार की भागीदारी से महिलाओं के लिए अवसरों में सुधार लाने और जलवायु परिवर्तन के उपायों से निपटने में उनकी स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए काम कर रही है। The United States is tackling the climate crisis head-on, and addressing gender equality and women's empowerment is foundational to our approach at the United States Agency for International Development, known as USAID. Climate-related extreme weather conditions are increasing every year. Research shows women and children are 14 times more likely than men to face adverse effects of climate disasters. USAID, in partnership with the Government of India, is working to improve opportunities for women and strengthen their climate resilience. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में शुरू हुआ था। 1919 में गांधी जी के नेतृत्व में किए गए असहयोग आंदोलन के साथ स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। इसी दौरान पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीयों की मांग के अनुरूप शासन की सभी शाखाओं में उनकी अधिक भागीदारी का प्रावधान नहीं किया गया था। ब्रिटिश राज व्यवस्था के एक खास वर्ग के बीच भी भारत को प्रभुत्व का दर्जा देने की मांग बढ़ रही थी। इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्यान्वयन की जांच के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने साइमन रिपोर्ट को अनुकूल न मानते हुए 1929 में लंदन में गोलमेज सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया। ऐसे 3 सम्मेलनों का आयोजन किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया था। सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नतीजतन कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, लेकिन अन्य भारतीय दलों के प्रतिनिधि और कई शासक इसमें शामिल हुए। पहले गोलमेज सम्मेलन के परिणाम कुछ खास नहीं रहे और भारत में सविनय अवज्ञा जारी रही। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत में संवैधानिक सरकार का भविष्य तय करने में शामिल किए जाने की जरूरत है। ब्रिटिश भारत सरकार ने गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कांग्रेस के राजनीतिक नेताओं को रिहा कर दिया। पहले गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद तेज बहादुर सप्रू, सीवाई चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री ने महात्मा गांधी को वायसराय लॉर्ड इरविन से बातचीत के लिए मनाने की कोशिश की। मार्च 1931 में वार्ता के बाद गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। 12 नवंबर प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि भी है, जिन्हें महामना भी कहा जाता है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। फिर वे एक स्कूल शिक्षक और बाद में वकील तथा एक अखबार के संपादक बने। वे हिंदू महासभा के संस्थापक भी माने जाते हैं। असहयोग आंदोलन में मालवीय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मदन मोहन मालवीय 1928 में लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के साथ साइमन कमीशन के विरोध में शामिल हुए, जिसे अंग्रेजों ने भारत के भविष्य पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। जैसे ही इंग्लैंड में ब्रिटिश खरीदें अभियान ने पैर पसारने शुरू किए, मदन मोहन मालवीय ने 30 मई 1932 को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें भारत में भारतीय खरीदें आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया था। मालवीय 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एक प्रतिनिधि थे। सरोजनी नायडू की गिरफ्तारी के बाद 1932 में दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के कुछ ही दिन बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मालवीय को 25 अप्रैल 1932 को दिल्ली में 450 अन्य कांग्रेस स्वयंसेवकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता से पहले मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें 4 कार्यकाल के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। मालवीय ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास किए। सांप्रदायिक सद्भाव पर उनके 2 भाषण काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पहला 1922 में लाहौर में और दूसरा 1931 में कानपुर में दिया था। 1933 में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में अपने अध्यक्षीय भाषण में
मदन मोहन मालवीय ने कहा था, मैं सभी हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, पारसियों और अन्य देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि वे सभी सांप्रदायिक मतभेदों को भुला दें और सभी वर्गों के लोगों के बीच राजनीतिक एकता स्थापित करें। इस घर को देखकर हम कहते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था, जिसने रहने वालों के सुख के लिए जो जो प्रबंध आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा। हमने रचने वाले को देखा भी नहीं, तो भी हमको निश्चय होता है कि घर का रचने वाला कोई था। शिक्षा और समाज सेवा के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 1911 में अपनी जमी जमाई वकालत छोड़ दी। जीवन भर संन्यास की परंपरा को निभाने के लिए उन्होंने समाज सेवा के लिए जीवन समर्पित करने की घोषित प्रतिबद्धता का पालन किया। लेकिन जब चौरी चौरा मामले में 177 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा सुनाई गई, तो मदन मोहन मालवीय ने अपनी प्रतिज्ञा के बावजूद उनका मुकदमा लड़ा और 156 स्वतंत्रता सेनानियों को बरी कराया। देश के शैक्षिक मानकों के उत्थान में गहरी दिलचस्पी रखने वाले मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख संस्थापक थे। जनता के प्रति मदन मोहन मालवीय की चेतना ने उन्हें हिंदी भाषा के साप्ताहिक अभ्युदय, द लीडर ऑफ इलाहाबाद, अंग्रेजी भाषा के एक दैनिक और हिंदी मासिक मर्यादा के प्रकाशन के लिए प्रेरित किया। मदन मोहन मालवीय को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल रविवार को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दुबई में दूसरे सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 176 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा और अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहा। आइजॉल और इम्फाल में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। शिलंग, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। गोवा में होने वाले 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए कुल 15 फिल्में गोल्डन पीकॉक और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। निखिल महाजन की गोदावरी, निपुण अविनाश धर्माधिकारी की मी वसंतराव और एमी बरुआ की सैमखौर प्रतियोगिता में भारत की प्रमुख प्रविष्टियां हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिए जाने वाले द गोल्डन पीकॉक अवार्ड में निर्माता और निर्देशक के बीच समान रूप से बंटने वाली 40 लाख की नकद राशि पुरस्कृत की जाती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक केंद्रित 2 पहलों का वर्चुअल माध्यम से प्रारंभ किया। खुदरा प्रत्यक्ष योजना से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की शिकायत निवारण प्रणाली की ताकत लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना का इस दिशा में बड़ा योगदान होगा। विदेशी यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी हो गए हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 110 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारत बायोटेक के कोवैक्सिन को तीसरे चरण के परीक्षणों के बाद कोविड के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाया गया। तमिलनाडु के वर्षा प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी। महात्मा गांधी की आकाशवाणी में आगमन की स्मृति में आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र ने कहा, 1,500 भारतीय तीर्थयात्री इस गुरु पूरब पर पाकिस्तान जाएंगे। ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आज समापन और 2020 क्रिकेट विश्व कप का खिताबी मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।